हलफनामा दायर कर कहा, खुफिया जानकारी चुराकर देश की सुरक्षा से किया गया खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं हर रोज की तरह पहली बहस में देश के बड़े मुद्दों पर देश की बड़ी हस्तियों के साथ बहस करने के लिए आपके सामने मौजूद हूं। आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा चीन है, जिसने फिर से एक बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। चीन ने यूएनएससी में एक लगातार चौथी बार वीटो लगाकर आतंकी मसूद अजहर को एक बार फिर से बचा लिया। हालांकि चीन के वीटो के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। सुषमा ने इमरान खान को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर इमरान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें मसूद को भारत को सौंप देना चाहिए। तो क्या होगा आगे? मसूद को अब कैसे घेरेगा भारत? चीन से कैसे निपटेगी मोदी सरकार? इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। और बहस शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी है, क्या कुछ कहा है। मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता। और अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने चीन की कार्रवाई पर कैसे पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी के ऊपर हमला बोला है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हैं और शी जिनपिंग के साथ उन्होंने इस चीनी कार्रवाई के बाद पहले झूला तो झूल लिया, लेकिन अब चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। चीन ने जिस तरह से अड़ंगा डाला है मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से पहले, उन्होंने कहा है नमो की यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की चाइनीज डिप्लोमेसी यही है कि पहले गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूला, उसके बाद उन्हें दिल्ली में जप्फी दी और उसके बाद चाइना में जाके उनके आगे झुक गए। तो कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। गुजरात में जिनपिंग के साथ झूला झूला, दिल्ली में गले मिले, फिर चीन जाकर हाथ हिलाया और उनके आगे झुक गए। तो कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, जिसे सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि ओवरऑल ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि चीन को छोड़ के बाकी तमाम मुल्क और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से भारत के समर्थन में आए कि मौलाना मसूद अजहर को आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। लेकिन चीन एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा रहा, लेकिन डटा रहा और उसने एक बार फिर से अपनी वीटो पावर का एक्सरसाइज किया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस का अगला हमला बोल दिया है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा है। हमारे साथ राजनीतिक गेस्ट तो जुड़ेंगे ही, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार सिंह स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी, राजनीति तो होती रहेगी और उसकी मिसाल मिल गई है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है और इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कहेंगे उनका इंतजार रहेगा हमें। लेकिन हैशटैग बॉयकॉट चाइना चलाना तो बहुत आसान है ट्विटर के ऊपर। इस सिचुएशन से कैसे भारत आगे निपटेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम ये सोच रहे हैं बायकॉट चाइना इज द ओनली सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पर ये हर एक को पता है कि कोई भी डिसीजंस 10 दिन में 12 दिन में नहीं आते। ये एक बड़ी आपकी लंबी कवायद है और इसे आपको काफी टाइम तक करना पड़ेगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी के साथ, इस डिप्लोमेटिक वॉरफेयर के साथ आपको बाकी चीजें भी देखनी है। आप सिर्फ चीज मुझे समझाइएगा कर्नल सिंह कि पिछले 70 साल में हमारी डिप्लोमेसी यही है कि हम पंचशील पंचशील बोलते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते रहे और वो आके छुरा घोपे। जो टेररिस्ट है, जो आतंकी संगठन को का सरगना है, उसे हेड करता है, उसे चीन अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहा है तो बहुत से हलकों में कहा जा रहा है ये हमारा भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कूटनीतिक फेलियर है। मैं कहूंगा कि आप लोग चाहें तो फेलियर गिनिए, लेकिन मैं गिनाना चाहूंगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ डिप्लोमेटिक विनिंग से ही ये चीज हो जाएगी, ये नहीं होगी। आपको इसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर भी लानी पड़ेगी, आपको इसमें अपनी मिलिट्री का पोस्चरिंग करना पड़ेगा, जिस वजह से बाकी देश मजबूर होकर चीन को मजबूर करेंगे कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो भारत अब लड़ाई लड़ने के मूड पर आ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल बाहर आ गई है, डिप्लॉयमेंट एरियाज में चली गई है, रॉकेट्स हाइट्स में चले गए हैं। अब अगर आप देखेंगे कि अपने आप वो प्रेशर जो आप बिल्डअप करना चाह रहे हैं चीन पर, चीन के ऊपर बाकी सारे देश करेंगे। प्रमोद सिंह, क्या आपको लग रहा है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने जो कहा इकोनॉमिक वॉरफेयर की खासतौर से बात की, ये जो आप लोगों ने जो माइक लगा रखे हैं उससे लेकर स्टूडियो की जो लाइट्स हैं वो तक मेड इन चाइना होती हैं, ऐसे में इकोनॉमिक वॉरफेयर इस स्टेज पे कहना या उसकी धमकी देना अपने आप में काफी होगा? नहीं, वो कहना बड़ा आसान है। अब देखिए कि उसमें अगर जब चाइना इंडिया का जो ट्रेड है उसमें सिर्फ चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व नहीं, हमारी कंपनीज का भी बहुत माल वहां जाता है, उनका माल यहाँ पे आता है। अब सवाल उठता है कि लेकिन इम्बैलेंस भी है ना। हाँ, इम्बैलेंस है। वो हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट हमारे यहाँ से कम है। इसमें जो 2-3 मुद्दे हैं कि देखिए, चाइना जो सीपीईसी कॉरिडोर बना रहा है उसमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का असेसमेंट है कि चाइना अच्छा, एक मिनट प्रमोद सिंह जी, हम डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। पहले ये मुझे बताइए कि अगर हम चीन के मंशा को ही समझें, जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत एक साइड पर है, चीन इकलौता मौलाना मसूद अजहर को सपोर्ट कर रहा है, क्यों? नहीं, चीन मैं तो कह रहा हूं सपोर्ट इसीलिए कर रहा है कि उसको लगता है कि अगर वो उसने मसूद अजहर को बैन किया तो सीपीईसी को, जैशे मोहम्मद के लोग उसके जो प्रोजेक्ट है उसको परेशान कर सकते हैं। सिर्फ अपने इकोनॉमिक सिर्फ चाइना का अपना इंटरेस्ट है। हमने चाइना को ये भी बताया कि अभी हमने जो बालाकोट में आईएफ ने जो बॉम्बिंग की थी उसमें सिर्फ जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा था पाकिस्तान की आर्मी, वहां पे ईस्ट तुर्किस्तान पार्टी के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी जो चाइना के रेस्टिव जिनजियांग प्रोविंस में एक्टिव हैं। अलकायदा को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। चाइना को ये बताया गया है, लेकिन फिर भी चाइना अपने इस बिजनेस इंटरेस्ट के चलते चाइना सब कुछ जानते हुए भी ये कर रहा है, तो उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा यही है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता। नहीं तो आप ये सोचिए कि 13 देशों ने, जिसमें 3 परमानेंट मेंबर्स ने और नॉन परमानेंट मेंबर्स ने, मसूद अजहर के खिलाफ ये जो रिजोल्यूशन 1267 है जो 1998 में पहली दफा आया था उसको मूव किया। चाइना ने उसको टेक्निकल होल्ड में डाल दिया। अभी 6 महीने तक रहेगा, फिर 3 महीने एक्सटेंड होगा, उसके बाद चाइना चाहे तो इसको फिर से ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, जीवीआर शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह आती हूं आपके पास। जीवीआर शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और खास तौर से इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर, कूटनीतिक फेलियर माना जाए हमारा, या फिर आप ये कहेंगे कि ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, चौथी बार चाइना ने किया जो वो जानते थे कि वो करेगा? कूटनीति जो होता है चाइनीज का, खास करके उनका एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उनकी अब पूरी अवगत है। ऐसा कोई नहीं रात की रात कोई कूटनीति बदल देंगे। हमने 100 कंट्री साथ लिया लेकिन एक कंट्री को छूट गए, वो चाइना है। पिछले 5 साल से ये बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कूटनीति जो है एक स्तर पे होती है। गुजरात में झोला झुलाने से 7 बार मिलकर चुप्पी देने से कुछ नहीं होता, तो उससे कूटनीति कुछ नहीं चेंज होगी। जैसा था वैसा ही रहेगा। सुषमा स्वराज जी उस दिन चाइना गए थे तो उनकी विफलता है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। विफलता है, विफलता को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी उसके अंदर आपका प्रोसीजर में चेंज नहीं आएगा। बार बार ये दूसरों को दोषी ठहराने से पहले हमारा प्रयत्न के अंदर कितना सफलता है, क्या सफलता क्यों नहीं, तो उसके हमारा अंदर जानना चाहिए। क्योंकि रात की रात लाहौर में उतर के या रात 2 दिन वहां पे चाइना में बिना बुलावे मेहमान की तरह 2 दिन उनकी प्रेसिडेंट के मेहमान बन के, मतलब क्या मिला इस देश को? 135 करोड़ को क्या मिला? प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मैं 135 करोड़ से, 135 करोड़ को क्या मिला? ये सफलता की बात नहीं हो रही। ये कूटनीति की जो एक स्तर होता है, अच्छा। उस स्तर तक ये पहुंच नहीं पाया। ये सरकार उस स्थाई तक पहुंच नहीं पाया, उस सोच तक पहुंच नहीं पाया, उस सोच की प्रति
अपना काम नहीं कर पाया। विजय शास्त्री, अपना- आपने नहीं, बहुत सुनिए। क्लियरली सरकार के ऊपर आरोप लगाए। कर्नल सिंह, आप इसे सरकार का कूटनीतिक फेलियर मानते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक स्तर तक सरकार नहीं पहुंच पाई, नी जर्क पॉलिटिकल रिएक्शंस, नी जर्क डिप्लोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, या फिर आप कहेंगे ये विफलता भारत की है और पिछले 70 साल से है? क्योंकि हम तो पंचशील की भी बात करते थे, उसके बाद 1962 भी हो, इसके बाद भी हमने सबक नहीं लिया। तो चाहे सरकार नेहरू की हो, चाहे सरकार उसके बाद इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की हो, मनमोहन सिंह की हो, या फिर अब प्रधानमंत्री मोदी की हो, हम वुहान डिप्लोमेसी करेंगे, हम हकप्लोमेसी करेंगे, हम झूला झुलाएंगे, लेकिन सबक नहीं सीखेंगे। देखिए, इस बात पर आने से पहले आपने जो वो पहले बोला कि चीन की मंशा क्या है, वो बहुत जरूरी है। देखिए, चीन की मंशा एक है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में, सीधे सीधी बात। दूसरा, बड़ी बात जिसको कहते हैं, चीन कभी नहीं चाहता कि भारत एक सुपर पावर बने। चीन चाहेगा हमेशा कि भारत अपने इस टेररिज्म के घेरे में घिरा रहे और इसी में बिजी रहे, क्योंकि अगर चीन को इस समय सबसे बड़ी, आप देश को गंवा क्यों रहे हो? आपको गुमराह क्यों कर रहे हो? आपको पता है चाइना नहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पाकिस्तान के साथ है, फिर आप गुमराह क्यों रहे हो? ये होगा नहीं, मसूद अजहर आपको मिलेगा नहीं। शास्त्री, जिसको बोलते हैं ना, यही हमारे देश की प्रॉब्लम है, नी जर्क रिएक्शन। देश की प्रॉब्लम है, आप नी जर्क रिएक्शन में बात कर रहे हैं। प्रोफेसर, आप देखिए, वो इस तरह से मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल मेरी आदत नहीं है इस तरह के बोलने की। मैं चाहूंगा नहीं कि मैं आपके बीच में बोलूं। आपके ज्ञान और परिज्ञान ऐसा है। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, आप ही बोलिए। शास्त्री जी, आप आपने अपना पॉइंट रख लिया। शास्त्री जी, एक मिनट, परिभाषा एक शास्त्री जी, एक मिनट। शास्त्री जी, there's no point in getting super excited about it. That's a pretender. शास्त्री जी, just hang on for a second. Let Colonel Singh complete. उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आपने अपना पॉइंट अगर किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया ना, जस्ट हैंग ऑन। अभी तो हम बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, ताकि हमारी जनता को समझ में आए कि भाई ड्रैगन बार बार आग उगलता है और हम जल जाते हैं, इसके बावजूद हम कोई भी सबक नहीं सीखते। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लेने दीजिए। एक मिनट रुकिए। देयर इज नो नीड टू बी सो सुपर एक्साइटेड। जी, कर्नल सिंह, जस्ट क्विकली। विफलता को शर्म से एक्सेप्ट करो ना। Keep quiet, Shastri. You have spoken enough. I can अच्छा, also ठीक है। raise my voice. ठीक है, This is not the way to conduct yourself. कर्नल सिंह, Be a gentleman. ओके, मैं जो आपको बता रहा हूं कि चाइना का जो मंशा है, वो मंशा इस बात की है कि किसी भी तरह भारत इकोनॉमिकली, रीजन वाइज और वर्ल्ड में कहीं किसी तरह से सुपर पावर ना बन जाए। और उसको सबसे आसान तरीका यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि उसका अपना नाम तो खराब हो नहीं रहा, बट पाकिस्तान के जरिए इंडिया को ऑक्यूपाइड रखें। पाकिस्तान चीन का एक बहुत बड़ा हथियार है। हम हथियार को ब्लेम करते हैं, लेकिन उसे चला कौन रहा है उसको तो ब्लेम करते नहीं है। तो सवाल यही है कि बड़ा दुश्मन कौन है। और अगर 70 साल में हम ये लोग फर्क नहीं कर पाए हैं, तो ये मूर्खता हमारी मानी जानी चाहिए। प्रमोद सिंह, देखिए, ये जैसे अभी मैं पहले प्रोफेसर शास्त्री को बताना चाहूंगा कि मसूद अजहर के खिलाफ पहला जो हमने बैन करने के लिए रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में दिया था, 2009 में दिया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी कोशिश की थी उनको बैन करवाने की, लेकिन तब भी चाइना ने सेम रुख अपनाया था। इस बात में नहीं जाना चाहिए। ये मुद्दा पूरे देश का है प्रोफेसर शास्त्री, ये मुद्दा पूरे देश का है। दूसरी बात ये है कि जो हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो चाइना की पॉलिसी है टू कंटेन इंडिया इन साउथ एशिया, चाइना इंडिया को साउथ इंडिया में कंटेन करने के लिए चाइना के पास पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। इसलिए वो पाकिस्तान के डीप स्टेट के खिलाफ चाइना जानते हुए कि वो खुराफात करते हैं, उनके देश में भी खुराफात करते हैं, चाइना कुछ नहीं करता। शास्त्री जी, एक मिनट चिल्लाएंगे, सवाल सुन ले। शास्त्री जी, उनका बात समझ नहीं आ रहा। शास्त्री जी, यहाँ पर अभी कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ है। हम देश की बात कर रहे हैं। मुझे लेकिन शास्त्री जी, आप इधर उधर जाए बगैर 3 चीजें बता दीजिए जो भारत ने गलत की, और 3 चीजें वो बता दीजिए जो भारत को करनी चाहिए आगे। अगर ये आप बता पाए तो इधर उधर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, 3 चीजें। सुनिए, पाकिस्तान का अंदर जो टेररिज्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मी। ये स्ट्रैटेजी कैसे है? वो टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इनडायरेक्ट वॉर,
terrorism, there is no terrorism. It is a part of army. They all are born from Pakistan army. शास्त्री जी You have सवाल a ये नहीं है policy towards against the Pakistan army. शास्त्री जी, ये सबको पता है जो आप बोल रहे हैं। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज डिबेट है, ये सामान्य ज्ञान है। पाकिस्तान मिलिट्री। शास्त्री जी, ये सामान्य ज्ञान है। मैंने आपसे पूछा 3 गलतियां जो भारत ने की और 3 चीजें जो भारत को करनी चाहिए। आप ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज डिबेट है, ये सामान्य ज्ञान है। पाकिस्तान मिलिट्री। शास्त्री जी, ये सामान्य ज्ञान है। मैंने आपसे पूछा 3 गलतियां जो भारत ने की और 3 चीजें जो भारत को करनी चाहिए। आप जवाब तैयार रखिएगा। मुझे लगता है आपको अपनी थॉट्स कंक्रीटाइज करने के लिए एक ब्रेक दे देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। हमारी पहली बहस लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहली बहस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुरंत आपको लिए चलते हैं केरल, जहां राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। सुनिए। അത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സഹിക്കുന്നത്. And there are many issues that you're facing. You're facing a issue with the Sri Lankan Navy. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീലങ്കൻ നേവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. You're facing an issue with the new rules in the CRZ. കടലിലുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. You're facing issue of big trawlers coming and taking what is yours. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്സ്യസമ്പത്ത് വലിയ ട്രോളർമാർ വന്ന് എടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. So I don't like giving small solutions. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെറിയ ചെറിയ പരിഹാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പരിഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. So I want to give you a big solution. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ तो चीन में चुनाव प्रचार करते हुए, माफ कीजिएगा, केरल में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी और कह रहे थे कि आई डोंट ऑफर स्मॉल सॉल्यूशंस, आई ऑफर बिग सॉल्यूशंस। हालांकि उन्होंने मोदी पर आज हमला बोला। चीन के प्रति और पाकिस्तान के प्रति क्या रणनीति होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन राहुल गांधी कब देंगे, हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के नवीन कुमार भी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, आपका बड़ा बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चौथी बार चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए सबसे पहले कि आपके लिए आतंकिस्तान बड़ा दुश्मन है या आतंकिस्तान का संरक्षक चीन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आंचल जी कि चीन ने जो किया है, सब जान रहे हैं कि वो पाकिस्तान के समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका अपना इंटरेस्ट है। उसको अपना जो कॉरिडोर बना रहा है बिजनेस के लिए रिलेटेड, उससे चीन ने तो पूरे विश्व पे कब्जा करने की ठानी, इसीलिए अपना काम कर रहा है वो। हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, हमारे देश का जहां फायदा होगा, हमारे देशवासियों को जहां लाभ होगा, सरकार उसके लिए काम करेगी और वही काम कर रही है। आपको याद हो कि नवीन जी, आज ना हम ऐसे बड़ी कोशिश की है, इसमें नहीं जाते हैं। मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड था। देखिए, चीन सीपैक बना रहा है पाकिस्तान में, चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ये सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, और ये आज से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपने क्या सबक सीखा और आपका बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है या चीन है? हमारा बड़ा दुश्मन वो है जो आतंक को पैदा कर रहा है, आतंक की फैक्ट्रियां चला रहा है, जो आतंक जिसकी वजह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, जो अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर पर हमला किया, अगर हमला करते चाइना पे तो अच्छा लगता ना। वो तो चाइना से रात को डोकलाम के समय भी जाकर के मिलते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर चाइना का जब हमला हुआ, चाइना जब युद्ध लड़ा हिंदुस्तान ने, उस समय दिल्ली के अंदर क्या वो सब बैठे थे, दिल्ली में हिंदी चीनी भाई भाई के कबूतर उड़ा रहे थे नेहरू जी। पूरा तिब्बत पे कब्जा कर लिया, कैलाश मानसरोवर चाइना ने कब्जा कर लिया, उसमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हमने तो डोकलाम भी जीता, अपनी नीति से लड़ी रहे हैं उसके साथ। मैं कह रहा, अगर वो राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस कल रात को जैसी ये घटना, ये आया फैसला, उसके 4 मिनट बाद ट्वीट करने लग गए। पुलवामा पे जिस समय हमारे सैनिक शहीद हुए, उस समय उनको 4 घंटे ट्वीट करने में लग गए। 4 मिनट मैं क्योंकि माफ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जुड़ा नहीं है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल जरूर पूछती कि इसे सिर्फ मोदी सरकार की हार क्यों माना जाए, ये भारत के लिए, हमारे लिए कूटनीतिक सेटबैक भी माना जाना चाहिए, और ऐसे में पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए सवाल था।
लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा है, कुल मिलाकर 2009 में पहली बार मौलाना मसूद अजहर के लिए उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा चीन ने डलाया था। तो क्या ये बातें प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में और 15 में पता नहीं थी, जब उन्होंने डिप्लोमेसी की शी जिनपिंग के साथ, उनको झूला झुलाया, या फिर वुहान स्पिरिट की बात हुई, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं थी? चीन का बैकग्राउंड नहीं पता था, 1962 नहीं पता था, किस तरह से पंचशील के बावजूद यूएन में हमने वकालत की थी कि चीन जाए। नेहरू जी को कोस तो बहुत दिया आपने, लेकिन सबक क्या सीखा बीजेपी ने? मैं तो वही बता रहा हूं आंचल जी कि आपने क्या झूला झूला, कुछ डिप्लोमेसी के बहुत सारे नियम केवल एक जगह आकर के नहीं टूटते हैं झूला झूला। चाइना के अंदर भी 2 प्रकार की नीतियां हैं। चाइना का जो सॉफ्ट, मैं ये नहीं कहता चाइना बेशक अब 6 महीने का समय ले ले, 3 महीने में अगर उसको आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे तो ग्लोबल टेररिस्ट होगा, लेकिन भारत के विकल्प खुले हैं। हमारे पर जो आतंकवादी हमला करेगा हम उसको मारने के लिए, उस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए हम चीन के बाध्य नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली नवीन जी, आपने कहा विकल्प खुले, ये सरकार का भी जवाब आया कि विकल्प खुले हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या विकल्प है? अभी आपने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की है, और मुझे लगता है जब आप विकल्प खुले की बात करेंगे तो कांग्रेस वाले सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे, क्या एक और एयर स्ट्राइक करने का चीन में भी मादा रखते हैं आप? विकल्प खुले का मतलब ये भी माना जाए? हम क्या करें वो कांग्रेस को बताएं ताकि वो पाकिस्तान को जाकर के बोल दे। कांग्रेस ने मुझे एक बार बताइए चाइना की निंदा करी है क्या? क्यों नहीं किया उसने टेररिस्ट घोषित करने के अंदर, जिसको उनके तो बड़े मित्र हैं। वो तो चाइना जाकर के उनके डिप्लोमेट से मिले भी, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए, डिप्लोमेट के साथ बैठ करके बातचीत करते रहे। वो दिल्ली के अंदर डोकलाम में जाकर के राहुल गांधी रात को उनसे मिलते रहे बंद कमरों के अंदर। एक बार चाइना की निंदा नहीं कर सके। आप अपने देश के प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, आप 125 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं और चाइना के साथ जाकर के रंगरलियां मनाने, गलबलियां मना रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? ठीक है, वो तो बीजेपी का कुल मिलाकर ये कहना है कि राहुल गांधी ने गलबैया डाली चीन के साथ, और कांग्रेस का ये कहना है कि शी जिनपिंग को, यानी कि चाइनीज प्रीमियर को झूला झुलाया बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने। तो मतलब यही माना जाए कि लॉन्ग टर्म चीन से रिलेशन में कोई पॉलिसी नहीं होने वाली है, चीटाकशी का दौर जारी रहेगा। जीवीआर शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बेताब है जीवीआर शास्त्री। नहीं, मैं कोई बेताब नहीं हूं, मैं तो साफ कहता हूं, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था, उनको ये समझना चाहिए था जब स्ट्रैटेजिकल एसेट डिफाइन किया गया है हमारा कूटनीतिक पॉलिसी में, टेररिज्म को हमने स्ट्रैटेजिक एसेट डिफाइन किया है। पाकिस्तान का टेररिज्म जो है वो कूटनीति के अंदर एक उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। स्ट्रैटेजिक एसेट बिकॉज उसी की वजह से तो उनको पाकिस्तान आर्मी अस्पताल में ट्रीटमेंट मिलता है, उनको पूरा हिफाजत देखा जाता है। आप किस बात को किस तरीके से कूटनीति है, मतलब क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? आपकी स्तर तक नहीं है, या आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपको समझ नहीं है, आपकी योग्य नहीं है। मैं तो साफ कह देता हूँ। नवीन जी को जवाब देना चाह रहे हैं। नवीन जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, योग्य नहीं है? मेरे को बोल लीजिए प्लीज, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो किस तरीके से, क्योंकि 165 नवीन चुप रहा यार, नवीन चुप रहो, 1 मिनट बोलने दो, बाद में बोलना। Look at that. बोलते रहोगे सुबह शाम अपनी बारी में इतना बुरा हाल। तो पहली बात यह है, जहां तक आपका कूटनीति की सवाल है नवीन, एक बात याद रखना, कूटनीति रणनीति और कूटनीति, पूरा देश एक तरफ होती है। एक तो 35 करोड़ की आबादी एक ही साथ रहती है, एक ही स्वर में होती है, चाहे उनकी स्वर कुछ भी हो जाए, उनकी मन और दिल माता के साथ अलग नहीं कर सकते। देश भी एक माता है, कुछ भी हो। राहुल गांधी का अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, तुम अपने यार क्या भाषण नहीं सुनना भाई, मतलब की बात बताओ ना, क्यों करें, क्यों आप कहते चाइना ने गलत जीवीआर शास्त्री जी, आप कोई पॉइंटेड रिबटल है तो दीजिए। आपने कोई सवाल पूछा है तो जवाब देंगे। सारा माना चाहिए, इस्तीफा दे तो सुषमा स्वराज जी इस्तीफा दे, और प्रधानमंत्री माफी मांगे 135 करोड़ की जनता से। मैं उनकी लायक नहीं रहा, मेरे से नहीं चल सकती, यही और आप जो है आतंकवाद के समर्थन में जाकर के बैठ जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आना चाहिए। क्या राइट है इस तरह के नीचे करके आप दूसरों को सुन रहे आप कह रहे हैं? मैं भी देशद्रोह हूँ, मेरे को भी देशद्रोह करार कर दो। अच्छा, एक करार कर दो।
कर्नल शैलेंद्र सिंह, जीवीआर शास्त्री ने बोला कि ये बात जो समझ आते आते देरी होती है। वैसे तो एक पर्सपेक्टिव इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, एलईटी को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट घोषित कर दिया गया। उसके बाद भी हाफिज सईद तो आईएसआई और पाक आर्मी के संरक्षण में है। तो अगर ये हो भी जाता, इसको डिप्लोमेटिक विन की तरह अगर कोई भी सरकार रहे, वो दिखाने की जरूर कोशिश करती, बट अंततोगत्वा ये समस्या का, मर्ज का हल नहीं है। जी देखिए, जब हम किसी को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश करते हैं, कवायद करते हैं, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है कि पूरा वर्ल्ड ओपिनियन उस पर्टिकुलर आदमी या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक अपने आप प्रेशर बन जाता है कि वो या तो उसके साथ खड़े होने की डिक्लेरेशन करे, और अगर वो डिक्लेरेशन नहीं करता है तो जायज बात है कि एज अ स्टेट आपका नंबर दूर नहीं होता कि आप एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगे। वहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको। हाफिज सईद के टाइम में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने क्या चाल चली, पाकिस्तान ने उसे कोर्ट से एक रूलिंग दिलवा ली कि भाई उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसके ऊपर जो केस है वो झूठे पाए गए। उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी खोल ली, सो दैट वो अपनी जो मेन उसका दिखाने वाला जो मुद्दा था उसको छोड़ दिया। अब वो एक जिसको बोलते हैं ना बैकडोर एंट्री उसने कर ली पॉलिटिक्स के थ्रू कि वो अपने आप को जिंदा भी रख पा रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट भी है। सोल्यूशन जब है ही नहीं, ये सिर्फ मैसेजिंग है, सिंबोलिज्म है। अगर ये मैसेजिंग और सिंबोलिज्म है तो इससे ऊपर उठकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप प्रमोद सिंह मुझे 3 बता दीजिए जो शायद बीजेपी, कांग्रेस हर एक को समझने चाहिए कि क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजी के लेवल। देखिए, जो कर्नल शैलेंद्र सिंह जी बोले उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, फिर मैं आपके मुद्दे पे आता हूं कि अभी पिछले साल ही जब इसके जमातुल दावा को बैन किया गया, फिर फलाही इंसानियत बनाई, फलाही इंसानियत पे जब रोक लगाई तो उसने दिफाए पाकिस्तान बना दी, और उसमें 40 जो संगठन आतंकवादी उसमें उसके साथ होते हैं, और वो चंदा लेता है दुनिया से। अब जो अगर ये डिस्पाइट इवन पुटिंग हिम इन द प्रोस्क्राइब लिस्ट, ये 1998 चल रहा है, 139 पाकिस्तान में है, 82 एंटिटी जोन में से 40 जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है। तो हमको तब उनके ऊपर, जैसे हमने अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी थी, तो हमको इनसे खुद ही निपटना पड़ेगा हमें, क्योंकि वर्ल्ड बिरादरी इनको एक ग्रुप में डालेगी। हाँ, इससे होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, सबको हथियार बेचने हैं, सबको हथियार बेचने हैं। और ये जितना ज्यादा प्रोलिफिक जोन बना रहे, फाइटिंग जोन बना रहे, उतना सारी की सारी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज भी शायद ये चाहती होंगी। नवीन जी, मुझे ये बताइए कि इन्होंने एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि देखिए, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, चीन पाकिस्तान को संरक्षण देता रहेगा। आप 3 चीजें बता सकते हैं जो मोदी सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी होने जा रही है ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि ना आप पाकिस्तान को बदल सकते हैं ना चीन को बदल सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। जी, कि हमारी ये विडंबना है कि हमारे पड़ोसी कुछ अच्छे हैं और कुछ ऐसे बेकार हैं। दुश्मन जिनको कहा पड़ोसी, उनको कभी नहीं बदल सकते। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, व्यवहार उनको बदलना चाहिए। व्यवहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, जो बदलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, जो आपने 3 बात पूछी है। पहली ये कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए हमारे देश में अगर कोई हमारे देश के नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को मारेगा, उन पे हमला करेगा, हम स्वतंत्र हैं किसी भी देश में कहीं भी जाकर के उस आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए। तो फिर मांग क्यों रहे हो? देश के 125 करोड़। दूसरी बात आपने कहा कि हमारी क्या रही, हमने पाकिस्तान को पूरे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग कर दिया, और इसलिए अलग थलग किया है कि उसके अंदर 1-2 देश कुछ देश अभी उसके साथ है। लेकिन हमारा कूटनीतिक प्रयास यही है कि उन देशों को भी पाकिस्तान से अलग किया जा सके। पाकिस्तान या तो आतंक की फैक्ट्रियां बंद करे या फिर पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए। इसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम कि हम क्या रोज का रिपोर्ट कार्ड लेकर के अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो लगातार पाकिस्तान और चाइना की ढपली बजाते हैं और देश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आप कांग्रेस को जवाब मत दो, राहुल गांधी कांग्रेस को जवाब देना बंद करो। नहीं बता, देश की जनता जान रही है कि सीमाएं किसके हाथों में सुरक्षित है, आतंकवादी का सफाया कौन कर रहा है और कौन किस प्रकार से पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है, ये सब। अब ये जो चीख रहे चिल्ला रहे हैं क्योंकि सैनी बिल खम्बा नोचे 60 साल से इन्होंने जो देश के अंदर एक नैरेटिव पैदा किया था वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी इनको पीड़ा है।
और नवीन पीड़ा जी। इतनी है आंचल जी, इतनी पीड़ा है पूरे कांग्रेसियों में कि रात को भी इन्होंने 4 मिनट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ठीक है, आप ये दूसरी बार पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। नवीन जी, उनकी पीड़ा को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दीजिए। ये एक आम भारतीय नागरिक की भी पीड़ा हो सकती है। क्या आप मुझे एक लाइन में बताएंगे कि आपकी सरकार ने एक सबक सीखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, कि शॉल और साड़ी की डिप्लोमेसी से कोई फायदा नहीं है, लाहौर चले जाने से अचानक सरप्राइज पार्टी में कोई फायदा नहीं है, क्या झूला झुलाने से चाइनीज प्रेसिडेंट को कोई फायदा नहीं है? क्या ये सबक आपने सीख लिया है? ये नीजर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से कोई फायदा नहीं होता है? मैं ये भी बता देता हूँ, आपने कहा शॉल की साड़ी की डिप्लोमेसी। देखिए हमारे देश में हम उदारवादी नीति पे काम करते हैं, हमने कभी नहीं चाहा, पूरा विश्व जानता है, विश्व के पूरे विश्व के सामने है। अरे सुनो भैया, क्यों पीड़ा कर रहे हो? आप ही को बताना, आप लोग चिल्ला रहे हो, लोगों के अंदर कानों में जहर बोल रहे हो, सुन लो काम आएगा। मेरा कहना यह है कि जो पूरा विश्व जानता है कि भारत बिल्कुल शालीन सभ्य देश है और उसके जो यहाँ पर सरकार है वो किसी प्रकार से अड़ोसी और पड़ोसी के साथ किसी प्रकार का भेद लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है। वो चाहती शांति से मसला सबके सब समाप्त हो जाए। भारत कमजोर, भारत के ऊपर अगर किसी ने आंख उठाई, किसी ने आतंकवादी हमला किया तो घर में जिसको मारने की कुव्वत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं। नवीन जी, आप वो बातें बता, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, वो चाहती शांति से मसला सबके सब समाप्त हो जाए। भारत कमजोर, भारत के ऊपर अगर किसी ने आंख उठाई, किसी ने आतंकवादी हमला किया तो घर में जिसको मारने की कुव्वत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं। नवीन जी, आप वो बातें बता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि आप एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने सबक सीखा? व्यापार के लगे, आपने सबक सीखा या नहीं सीखा? हमने हर एक, ठीक है, आप दोनों को बिल्कुल मौका मिलेगा। अलग अपने देश के हित में जो फैसले लेने होंगे वो ले रहे हैं। ठीक है, और देश कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। नवीन जी, जस्ट होल्ड योर थॉट्स फॉर अ सेकंड। जी, नवीन जी, आप बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल ठीक जवाब दे पाएंगे। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, क्यों आप ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर आतंकवाद करेगा हम उसे करारा जवाब देंगे? ये जवाब देने वाला मामला अब बंद करिए। हमारी नई सीख है, पूरा देश आपके पीछे खड़ा हुआ है यही बोलने के लिए कि अब हमने वो करना है जहां जवाब की बात ना आए। जवाब हमने पिछले 30 साल से दे दिया, 70 साल से दे दिया, नहीं काम कर रहा। ठीक है, नहीं सीख लीजिए। नवीन जी, ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स और रिएक्टिव डिप्लोमेसी को खत्म करिए और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पे आइए। प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए। मैं इनका सम्मान करता हूं कर्नल शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो करना तक कर चुके, हमारी बारी है ना, हमने तो ऊपर बिल्कुल हमने एयर स्ट्राइक एक करी, ये तो नहीं कहा कि आगे नहीं करेंगे। हमने अगर पाकिस्तान ने हमारे पे हमले किए, हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से और पूरे देश के सारे जवानों को, देश के सारी जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मारेंगे, और लेकिन मारने की जानकारी टीवी चैनलों पर नहीं देंगे। आप चीन से कैसे निपटेंगे? ऐसा नहीं करेंगे ताकि अच्छा, ये देखिए, हमारे पैनलिस्ट लगभग सहमत है। नवीन जी, हमारे पैनलिस्ट लगभग सहमत हैं। चीन के डीएनए में बिजनेस और इकोनॉमी है, वो वही भाषा समझता है, वही बात समझाइए। वो एक ट्रांजैक्शनल स्टेट है। अगर टेबल पर भी बैठेगी, वो ये देखेगी कि आप क्या दे रहे हैं उसको, तो वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। तो चीन के साथ आगे की रणनीति क्या होगी? ये हैशटैग बॉयकॉट चाइना गुड्स चलाना अपने आप में क्या काफी है? आपने जो माइक लगाया हुआ है, आपके पीछे जो बोर्ड है, जो प्लास्टिक की पन्नी नीचे गिरी पड़ी होगी, वो सब मेड इन चाइना है। आप तो मेक इन इंडिया के साथ आए थे। मजबूत सरकार होनी चाहिए ताकि भारत के नागरिकों के लिए, उनके हित के लिए सही निर्णय ले सके। सर, 2019 में मजबूत सरकार क्यों? हम तो कह रहे हैं कि आज अभी इसी वक्त से मजबूत सरकार क्यों नहीं है? इसीलिए आपसे आगे की रणनीति चाइना को लेकर पूछ रही है। आज भी है, विश्वास करिए, देश की जनता यही चाहती है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो कुछ सुरक्षित नहीं है। देश की जनता यही चाहती है जो आप चाह रही हैं। आपकी भावनाओं को हम भी समझ रहे हैं। आपके पैनल में, मेरे सामने टीवी नहीं है, लेकिन आपके पैनल में जितने लोग बैठे मैं समझ रहा हूं, उन सबकी भावना यही है। एक्सेप्ट कोई पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण मजबूरी में बोलता रहे, चिल्लाता रहे, उसकी बात अलग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 99.9% नहीं चाहते देश सुरक्षित होगा तो विकास होगा, देश सुरक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। और सुरक्षित करने के लिए कुमार सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो 3 पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन है, उनको कुचलने के अलावा, उनको भारत में घुसने न देने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
उनके साथ साथ हमें आईएसआई के जितने भी स्टैब्लिशमेंट, जितने डीप स्टेट है, सबको खत्म करना चाहिए। इस तरह बैठ के हम किसी क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं, अब हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप सब लोग बिल्कुल हमारे सही साथ कहा पहली मोदी जी बहस आपने। में मैं जुड़े, एक बात ये आपका भी कहना बहुत चाहता हूं बहुत यहाँ पे। शुक्रिया। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम की जड़ भी शुरू होती है कि हम चिल्लाते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, और वो करता रहे हमारे बाजारों में कमाई। हमारे पास कोई रिस्पांस मैकेनिज्म होगा कभी या नहीं होगा, बात सिर्फ एक बीजेपी या पिछले 5 साल की नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक एक कॉन्क्रीट, चाहे चाइना के रिलेशन में, चाहे पाकिस्तान के रिलेशन में, एक पॉलिसी, एक रणनीति क्यों नहीं है, यही बड़ा सवाल है। पहली बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।